कि भारत की जनता जो है शहर में निवास नहीं करती, कहाँ निवास करती है? गाँव में निवास। ठीक है। संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार को शक्तियाँ, मतलब उनका जो पावर है, उनका जो भी है, वो सब किस में उल्लेख मिलता है हमको? संविधान के भाग 5 में। जैसे ही 24 अप्रैल 1993 को आपका जो पंचायती राज लागू हुआ, तो केंद्र सरकार ने ये बोला, ये तो हमने हमारे तरफ से प्रावधान दे दिए, लेकिन आपके राज्य में क्या कंडीशन है उसके हिसाब से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। कोई सा भी अगर हमको संविधान में संशोधन करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए ना एक बिल लाना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं विधेयक। तो एक ग्राम सभा होगा सड्ढू में, एक होगा आमासिनी में, एक होगा दलदल सिंह में, और एक कहाँ पे होगा? कचना में। तो इसके अंदर कितना ग्राम सभा हो जाएगा? 4। चलो भाई, तो आज से आप लोग का एक नया सब्जेक्ट चालू हो रहा है ना, और उस नए सब्जेक्ट का नाम है आपका पंचायती राज। ठीक है। तो आई होप सब लोग नया कॉपी लाए होंगे कि ऑल इन वन कॉपी चल रहा है? ऑल मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, नया कॉपी बना लीजिएगा, है ना। अरे का नया सब्जेक्ट है पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज और नगरीय निकाय भी बोल लीजिए, प्लस नगरीय निकाय। ठीक है। पहले एग्जाम में क्या है, कैसा है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, किस टाइप से आ रहे हैं, ट्रेंड क्या है अभी, वो सब पे पहले नज़र डालते हैं। ठीक है। इस साइड वाला थोड़ा बंद करोगे क्या? थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है वो वाला पंखा को। उधर नहीं है, उधर नहीं है, किधर? पीछे। उसको खींच के बंद कर दो ना, खींच के बंद कर दो। अरे और खींचो ना, बंद हो जाएगा वो। इस पर वाला, इस पर वाला। एक बार और, एक बार और, बस छोड़ दो। ठीक है। चलो देखते हैं भाई, है ना। तो आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 स्तर का होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न है वो आपके 2 स्तर में आएंगे। ठीक है। पहला लेवल जो रहता है आप सभी को पता है प्री, है ना, और दूसरा लेवल जो रहता है आप सभी को पता है मेंस। ठीक है। प्री में ऑन एन एवरेज 4-5 साल का अगर मैं डेटा निकालूं, है ना, पिछले 4-5 साल का अगर मैं डेटा बोलूं आपको, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। प्री में क्या है, पिछले 3-4 साल से अगर देखा जाए 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। ट्रेंड पे अगर हम नज़र डालें, ट्रेंड यानी कि कैसे, कब कब कौन सा, ठीक, तो 2020 में, 2021, 2022 और लास्ट 2023 बोल लीजिए, 2019 भी ले लीजिए। ठीक है। ठीक। 2019 में एक क्वेश्चन पूछा था, 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। ठीक है। 2020-21 में तो लगभग गायब हो गया था ये। ठीक। हमको लगता था कि इसको पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, कि छोड़ देना है। ठीक है। तो वहाँ से लगभग गायब हो गया था। ठीक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन फिर आया, और फिर अचानक से आपको लास्ट ईयर देखने को मिला कि यहाँ से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है। इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ था ईयर में, तो वहाँ पूछा गया था, वहाँ भी 5-6 क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया था, है ना। लेकिन 2023 में अचानक से आया 5-6 क्वेश्चन, और नए क्वेश्चन प्रकार से आया। ठीक। कैसे आया मैं बताता हूँ। ठीक। इससे पहले जो क्वेश्चन था, ममता सेन, गुड मॉर्निंग। ठीक। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो पूछा जाता था आपका बेसिक से। ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो कहाँ से पूछा जाता था? बेसिक से। यानी कि पंचायती राज क्या होता है, सरपंच के क्या बोलते हैं, शक्तियाँ हैं। ठीक है। एक पंच को कैसे निष्कासित किया जा सकता है, एक जनपद पंचायत सीओ क्या है, उसका अधिकार क्या है, ठीक, उसके अंदर में कौन है, ऐसा टाइप का बेसिक क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन पिछले साल का ट्रेंड में ये देखा गया कि अधिनियम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक। प्रश्न ये पूछा गया है कि भाई ये वाला परिभाषा क्या इसमें दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है। ये वाला जो प्रावधान है, मतलब मेरा कहने का ये कि जैसे ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा का प्रावधान कौन से धारा में पूछा गया है? पहले पूछा जाता था कि ग्राम सभा जो है कौन से अनुच्छेद में है, यानी कि इसको पॉलिटी से रिलेट करके पूछा जाता था। लेकिन पिछले साल अचानक से ट्रेंड चेंज हुआ
और ये बोला जा रहा है कि ग्राम सभा का जो धारा है वो कौन सा धारा है, ठीक। तो मैं आप लोग को दोनों पढ़ाऊंगा, है ना। मैं आप लोग को पॉलिटी से भी रिलेट करके पढ़ाऊंगा और आपका जो धारा है, अधिनियम है, उससे रिलेट करके भी पढ़ाऊंगा, ठीक। यानी कि अगर मैं बोलूँगा कि संविधान में ग्राम सभा, एक उदाहरण बता रहा हूँ बस आप लोग को समझाने के लिए कि संविधान में ग्राम सभा का उल्लेख कहाँ पे है, तो आप बताओगे 243 है, ठीक है। और वहीं पे अगर आपको बोला जाए कि अधिनियम में वो कहाँ है, तो हम बताएंगे धारा 3, ठीक। कॉन्सेप्ट तो हम दोनों को पढ़ते जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम संवैधानिक अनुच्छेद को भी पढ़ेंगे और इधर अधिनियम में जो भी आपका धारा दिए गए उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों ओर से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हो गया, पहले पूछा जाता था बेसिक, अब क्या पूछा जा रहा है, अधिनियम से पूछा जा रहा है ना। तो दोनों पे नज़र डालेंगे, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक। चलो, तो ये तो बात हुआ प्रीलिम्स का, है ना। हो सकता है यहाँ पे मैं 0 बोल रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन रहा होगा, कभी कभी वो पॉलिटी से रिलेट कर देता है ना। पॉलिटी का जो रहता है ना, अभी आप लोग पॉलिटी हुआ नहीं है तो थोड़ा पॉलिटी वाला जब मैं टर्म्स यूज़ करूँगा थोड़ा कम समझ आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और पूछा हो, एकदम 0 ना हो, ठीक है, उसको देख लेंगे, ठीक। मेंस में ध्यान देते हैं, मेंस का आपको पता है पेपर 3 पार्ट 2, ठीक है। पेपर 3 पार्ट 2 में कौन सा सब्जेक्ट है बताइए आप लोग, सिलेबस पता है कि नहीं पता है जी, चलो बताओ आप। छत्तीसगढ़ का कहाँ जी, पेपर 3 पार्ट 2 क्या है, आपका भारत का संविधान है, ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, लोक प्रशासन है उसमें, ठीक है। इसी में ही पॉलिटी वाले में एक टॉपिक है पंचायती राज, ठीक है, एक टॉपिक है, पूरा का पूरा वो नहीं है, एक टॉपिक है पंचायती राज करके, ठीक है। तो मेंस में यहाँ से क्वेश्चन न के बराबर आता है, ठीक है, आएगा भी तो वो आपका लोक प्रशासन से जोड़ के आएगा, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट होता है, वहाँ से जोड़ के प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक। ऐसे अलग से नहीं पूछा जाएगा कि सरपंच का क्या कार्य है, ऐसा टाइप का वो नहीं पूछेगा, ठीक। तो मेंस में लगभग नहीं के बराबर प्रश्न आते हैं, ठीक। क्लियर, लगभग नहीं के बराबर प्रश्न आते हैं यहाँ से, ठीक। और कुछ प्रश्न आएंगे तो 1-2 क्वेश्चन आपके देवेंद्र सर आप लोग को कवर करा देंगे, ठीक है, मेंस वाला पार्ट, ठीक है। चलो अब इंटरव्यू का भी बात कर लेते हैं। इंटरव्यू तीसरा पड़ा होता है ना, इंटरव्यू। इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी उस टाइम ज़्यादा रहेगा अगर उसी टाइम पे चुनाव हुआ रहेगा, ठीक है। मान के चलो आपका जो इंटरव्यू होता है कभी कभी क्या आपका अगस्त में, पिछले साल तो अगस्त में हुआ था, और उसी दौरान हो सकता है आपके क्षेत्र में अगर आप इंटरव्यू देने गए हो और उनको पता रहता है सब वहाँ पे चुनाव हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि भाई आपके गांव के सरपंच का नाम क्या है, वैसे करके अचानक से पूछ देगा भाई अच्छा हाँ बताओ सरपंच के कभी गांव की मीटिंग में गए हो कि नहीं गए हो, कि बिलासपुर आने के बाद भूल गए, ऐसे करके, है ना। तो वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ से प्रश्न कब पूछा जाएगा, जब चुनाव हुआ हो, ठीक, क्लियर, चुनाव हुआ हो, या आप अपने उसमें बताएं कि आपके कोई जो रिलेटिव है, सरपंच है, उप सरपंच है, ऐसा कुछ बताने का अगर आप प्रयास किए तो यहाँ से आपके प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। विधायक होंगे तो बताना, सरपंच वरपंच पे मत बताना, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना यहाँ तक। तो एग्ज़ाम समझ आया, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आया कि प्री में क्या होगा, मेंस में क्या होगा और इंटरव्यू में क्या होगा, आप लोग को समझ आया, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। मैं एक आप लोग से ऐसे एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ, उस बेसिक से क्वेश्चन से फिर हम लोग खोलते हैं टॉपिक को, क्लियर है। चलिए, तो आप लोग बताएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, ठीक है, इसका जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। आप लोग सही बताए गलत बताए, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कुछ ना कुछ तो बताएं, ठीक है। आप लोग बताइए, आप में से कितने लोग ग्राम पंचायत वाले क्षेत्र से आए हैं, ये बताइए पहले, ठीक है। और वोट कितने लोग दिए हो ये बताओ भाई, जीवन में कभी वोट देने गए हो ना, बैलेट पेपर वाला,
कि वाला वीवीपैट वाला? अरे ग्राम पंचायत वाला वोट नहीं दिए हो मतलब? अच्छा बढ़ गए हो क्या आप लोग? ठीक है। हाँ तो चलिए, कुछ कुछ अगर वोट नहीं देने नहीं गए हो, थोड़ा समझ नहीं होगा तो थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन समझोगे, है ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलो बताओ आप लोग कि पंचायती राज व्यवस्था का ज़रूरत क्यों है? ठीक, ऐसी मतलब आपके गांव में सरपंच क्यों होना चाहिए? आपके तो विधायक भी हैं, है ना। अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा और इजी करूँ इसको, ठीक, आपके क्षेत्र के कोई ना कोई विधायक है, ठीक है, तो आपके क्षेत्र में ऑलरेडी एक विधायक है जो सरपंच से ज़्यादा पावरफुल है, तो आपको सरपंच की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये मेरा प्रश्न है। कुछ भी जवाब दीजिए, मतलब सोच समझ के, थोड़ा सा तार्किक हो, थोड़ा सा जिसमें मैं भी। कैसी ज़रूरत? अरे कोई सा भी मतलब क्या आप? हाँ मतलब उसको आधारभूत ज़रूरत बोलते हैं, ठीक है। पानी हो गया, बिजली हो गया, ठीक। आप इसका शिकायत लेके अरे विधायक जी बिजली पानी नहीं आ रहा, ऐसे करके फ़ोन थोड़ी बताओगे उनको, है ना, ठीक है। तो एक बात चलो अच्छा है, और बताइए, और सोचिए। हाँ ठीक है। हाँ पंचायत मतलब जो प्रशासन है उसको निचले स्तर तक लेके आना। हाँ ठीक है, और बताइए क्या क्या। क्या बोल रहे हो? मुखिया का चुनना तो सरपंच चुनना हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूरत क्यों, क्यों ज़रूरत? आप मुखिया चुन ले ठीक है, लेकिन क्यों जरूरत पड़ा, मेरा ये पूछना है, ठीक है। आवश्यकताओं की पूर्ति करना, विकास करना, एक ही बात हुआ, ठीक। और बताइए, और क्या? सरकारी काम का गाँव तक पहुँचाना, उन्होंने जो बताया ना कि ग्रामीण स्तर तक जो क्या बोले प्रशासन को ले जाना, एक वही है वो, आपने भी वही बताया। और कुछ बताइए। प्रशासन, जनता का प्रशासन में भागीदारी, ठीक है। जनता को जागरूक करना, ठीक है, क्लियर है। एक शहर का आदमी को पता है कि वो उसका वोट का राइट क्या है, लेकिन एक ग्राम का आदमी को पता नहीं कि उसका वोट का राइट क्या है, ठीक है। मतलब ये लोकतंत्र बोलते हैं ना हमारा जो चल रहा है, लोकतंत्र यानी कि लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र, ठीक। हम ही पावरफुल होते हैं, लेकिन हमको ही पता नहीं रहता कि हम पावरफुल हैं, ठीक है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों वालों को। तो उनको जागरूक करना, उनको जोड़ना, ठीक। और कुछ और जो मन में आ रहा है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। विधायक का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है ना। और उनके पास उतना वो नहीं रहता कि वो सब जगह जाके, हर जगह जाके समस्याओं का समाधान करे, इसलिए स्थानीय स्वशासन बोलते हैं इसको, है ना, क्लियर है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हुआ, ठीक। तो एक चीज़ है, पहला चीज़ क्या कि आपका उसको बोलते हैं हम लोग पहला शक्तियों का विकेंद्रीकरण बोलते हैं, ठीक है। स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करना, ठीक है। आप सभी को पता है ना, और ये डायलॉग आप लोग सुने भी होंगे कि भारत की जनता जो है शहर में निवास नहीं करती, कहाँ निवास करती है? गाँव में निवास, ठीक है। तो भारत का विकास आपका वहाँ पे होगा ना, वहाँ से होगा जहाँ पे जनता ज़्यादा है, ठीक। अगर मैं बोलूँ आप लोग को एक छोटा सा उदाहरण, है ना, छोटा सा उदाहरण, ठीक। एक ये शहर है, ठीक है, और यहाँ पे 3 लोग रहते हैं, ठीक। और एक गांव है, यहाँ पे 10 लोग रहते हैं, ऐसे करके कुछ लोग हैं, ठीक। जब डेटा आएगा, जब हम भारत की स्थिति को दर्शाएंगे, है ना, भारत की स्थिति को एक मतलब बड़े जगह पे दर्शाएंगे, तो ऐसा जरूरी है कि शहर पे जो आदमी है वो उसका जो स्थिति उसी को दर्शाएंगे, इनका स्थिति को भी काउंट करेंगे ना, ठीक है। तो ये होता है कि भाई आप इनका विकास तो आप कर दिए, लेकिन इनका विकास करोगे तभी तो आपका भारत जो है आगे बढ़ेगा, है ना। तो ये सब, ताकि मतलब कुल मिला के ये है कि गांव में आपको शक्ति प्रदान करना है, गांव के लोगों को जागृत करना है, गांव में जो बेसिक आधारभूत विकास आप कर सकते हो वो सबको करना है, ठीक है। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था का जरूरत पड़ा, क्लियर है, ठीक। आप सबको पता है, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है, उसको मैं बताऊंगा कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको हम लोग बताएंगे, ठीक है। स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करना, ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत करना, ये सब पॉइंट है, ठीक है।
ये सब 2-3 पॉइंट है जिसके लिए आपका क्या पंचायती राज व्यवस्था का ज़रूरत पड़ा है। क्लियर? कुल मिला के आपको ग्रामीण का विकास करना है, आपके ग्राम को शहर से जोड़ना है और आगे बढ़ना है। क्लियर है? ठीक, ये सब चीज़ ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक में बताता हूँ क्या है कैसा है। ठीक, तो हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं आपका छत्तीसगढ़ में पंचायती राज, है ना। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज से पहले ये देखना होगा कि आपको पता है कि हमारा केंद्र में जो शासन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? भारत सरकार बोलते हैं, है ना। केंद्र में जो शासन होता है हमारा किसके द्वारा होता है? भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है ना, इसका जो वर्णन है, यानी कि इनको पावर कहाँ से मिल रहा है? आपके संविधान के भाग 5 से मिल रहा है ना, ध्यान रखिएगा। संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार को शक्तियाँ, मतलब उनका जो पावर है, उनका जो भी है, वो सब किस में उल्लेख मिलता है हमको? संविधान के भाग 5 में। ठीक है। राज्य में कौन शासन करता है भाई? आपका राज्य सरकार। ठीक है, और इनका जो उल्लेख है, जो भी शक्तियां हैं, जैसा भी, वो कहाँ पे मिलेगा आपको? संविधान के भाग 6 में। ठीक है, संविधान के कहाँ मिलेगा आपको? भाग 6 में। ठीक, ये तो हो गया आपका केंद्र स्तर पर शासन। फिर हम लोग देखें क्या? राज्य स्तर पर शासन। अब हम लोग देखते हैं स्थानीय स्तर पर, यानी कि लोकल लेवल पे। ठीक है, तो लोकल लेवल पे आप 2 शासन देखोगे, एक तो शहरी क्षेत्र में और दूसरा देखो आप कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो अगला है आपका स्थानीय स्वशासन। ठीक, ग्राम में देखोगे और शहर में देखोगे। ठीक है, ग्राम में जो स्वशासन हो रहा है, शासन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पंचायती राज। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा संविधान के भाग 9 में। ठीक है, पंचायती राज, और ये कहाँ देखने मिलेगा आपको? संविधान के भाग 9 में। ठीक है, और शहर में जो दिखता है, शहरी नहीं, नगरीय निकाय बोलते हैं इसको। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा संविधान के भाग 9A में। ठीक है, या 9 का भी बोलते हैं उसको, है ना। ठीक, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। चलो, अब हम लोग देखते हैं ये जो स्थानीय स्वशासन जो है ना, अलग अलग जिले में अलग अलग है, सॉरी अलग अलग राज्य में अलग अलग लेवल पे होता है। ठीक है, हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ पे हमने त्रिस्तरीय पंचायती राज को अपनाया है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज, और साथ ही साथ त्रिस्तरीय नगरीय निकाय को भी हमने अपनाया है। ठीक है, तो ये 3 स्तर क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर इसके इतिहास पे जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्वशासन देखेंगे। छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्वशासन अगर देखें, है ना, तो हमारे यहाँ 3 स्तर पे होता है। पंचायती राज का मैं बात करूं अगर, ठीक, तो ये 3 स्तर पे है। इसको ऐसा कुछ बना लेना। ये नीचे आपका रहेगा ग्राम पंचायत। ठीक है, यहाँ पे रहेगा आपका जनपद पंचायत। ठीक, और यहाँ पे रहेगा आपका जिला पंचायत। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 3 स्तर पे होता है। एक होता है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा होता है आपका जनपद पंचायत, और तीसरा क्या होता है आपका जिला पंचायत। इसको हमने छत्तीसगढ़ में अपनाया ना, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में हमने ये अपनाया है। ठीक है, और नगरीय निकाय में जो होता है
ये क्या होता है आपका, 3 स्तर पे होता है। एक होता है आपका नगर पंचायत, है ना, नगर पालिका परिषद बोलते हैं इसको, नगर पालिका परिषद, ठीक है। और ये ऊपर जो होता है ये होता है आपका नगर निगम, ठीक है। ये सब आपका ना जनसंख्या पे डिपेंड करता है ना, आगे हम पढ़ेंगे तो बताऊंगा। एक जनसंख्या होता है, एक मिनिमम जनसंख्या, उससे ज़्यादा अगर वो एरिया बन रहा है, ठीक है, और वहाँ पे साक्षरता कुछ इतना परसेंट ज़्यादा है, 75% ऐसा कुछ बोलते हैं, उससे ज़्यादा है तो ये नगर क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो पंचायती राज में हमने ये 3 स्तर को अपनाया है, और नगरीय निकाय में हमने क्या अपनाया है, ये 3 स्तर को अपनाया है, ठीक है, क्लियर। अब इसके ना कुछ अधिकारी होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक लास्ट चर्चा, फिर मैं आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले जाऊंगा, ठीक है। आपके प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारी, ग्राम पंचायत वाला देखते हैं ना पहले। ठीक, इधर लिख लीजिए, प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक, राजनीतिक। तो बताइए, ग्राम पंचायत में आपका राजनीतिक अधिकारी कौन होता है, जिसको आप, जो आपके घर में वोट मांगने आते हो, कौन कौन आते हैं, सरपंच आते हैं ना, ठीक है। तो मुख्य पे अभी पंच उप सरपंच लिख रहा हूँ मैं, मुख्य अधिकारी कौन होते हैं, सरपंच होते हैं ना। इसके अंडर में आपके क्या बोलते हैं, उप सरपंच और पंच आते हैं, है ना। जनपद पंचायत में होता है जनपद पंचायत अध्यक्ष, ठीक है, जनपद पंचायत अध्यक्ष, और इनके अंडर में उपाध्यक्ष आते हैं और सदस्य आते हैं, ठीक है। मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, और आप लोग अभी जान भी रहोगे, है ना, कि अब ऐसा हो गया है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, है ना। अब ऐसा होता है कि सदस्य चुने जाएंगे, फिर वो सदस्य अपने में से उपाध्यक्ष चुनेंगे और अध्यक्ष चुनेंगे। पहले डायरेक्ट होता था, अब लेकिन चेंज हो गया, है ना। ये सब जो भी चेंजेस हुआ मैं आप लोग को बताते चलूँगा, है ना, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा आपका, जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है। और इसके अंडर में आपके उपाध्यक्ष आएंगे और जिला पंचायत के सदस्य आएंगे, ठीक है, क्लियर है। ये सब फिलहाल के लिए नोट करते चलिए, मैं धीरे एकदम पूरा चुनावी माहौल बना दूंगा, आप लोग को चुनाव खड़ा करा दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए बस, है ना, क्लियर है। अब इधर देखेंगे हम लोग प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। ग्राम पंचायत स्तर पे जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको बोलते हैं हम लोग जीतू भैया, हाँ, सब जान गए, वाह, ठीक है। और ये प्रधान जी, ठीक है। आप सभी देखे होंगे पंचायत वेब सीरीज, देखे हो, वेब सीजन 3 भी आने वाला है 29 मई, कब, 25 मई, 28 में, ठीक है। तो आप देखे होंगे उस पंचायत वेब सीरीज में जो प्रशासनिक अधिकारी होता है ग्राम पंचायत का, वो कौन होता है, जीतू भैया, और वो काम कौन होते हैं, वो ग्राम सचिव होते हैं, ठीक है। उनका जो पद है वो नाम है हमारा ग्राम सचिव का पद है वो, ठीक है। तभी बोलते रहते हैं ना, सचिव जी बारात आ गई है, स्वागत पे लग जाइए, है ना, ठीक, वो सब, ठीक। जनपद पंचायत में होता है जनपद पंचायत सीईओ, जो आप सीजीपीएससी का परीक्षा देकर आप बन सकते हैं, ठीक है। जनपद पंचायत सीईओ जो कि आपके क्लास 2 ऑफिसर होते हैं जनरली, सामान्यतः, है ना। जनपद पंचायत सीईओ जो होते हैं
वो होते कौन, आपके क्लास 2 ऑफिसर। आप अगर पोस्ट पा गए, है ना, और इस साल के अगर पोस्ट में होगा जनपद पंचायत सीईओ, तो आपको ही मिल सकता है, आप इस पद पे डायरेक्ट चुने जा सकते हैं। ठीक, काम बहुत रहता है, हेक्टिक रहता है, बहुत सुनना पड़ता है। ठीक है, क्लियर। और इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो होता है आपके जिला पंचायत सीईओ। ठीक है, ये आपके सामान्यतः, है ना, सामान्यतः और ज़्यादातर क्लास 1 ऑफिसर होते हैं। ठीक, क्लास 1 ऑफिसर यानी कि आईएएस रैंक वाले रहते हैं यहाँ पे, क्लास 2 ऑफिसर रहते हैं यहाँ पे, और जीतू भैया, है ना, जो एमबीए की तैयारी करते रहते हैं लेकिन नहीं निकल पाता तो यहाँ आ जाते हैं, वैसे टाइप के। ठीक है, क्लियर है। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आप लोग को। हाँ, सचिव की नियुक्ति मेरे ख्याल से एक एग्ज़ाम होता है इसका, ग्राम सचिव वाला जो बोल रहे हो ना, डायरेक्ट भर्ती पंचायत से होता है। नहीं नहीं, कई बार क्या है, बाहर के आदमी को भी बुलाते हैं। ठीक, ज़्यादातर ऐसा होता है, मतलब होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ग्राम वाला ही चुना जाए, लेकिन कई बार बाहर के आदमी को लाया जाता है, ताकि देखो ग्राम के आदमी को ही सचिव बना दोगे तो सरपंच और सचिव का मिली भगत हो जाएगा, है ना। बाहर के आदमी को अगर बनाएंगे, वो हो जाता है उसके बाद भी, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन कारण ये रहता है कि थोड़ा सा वो बना रहे, थोड़ा सा एक झिझक बना रहे, थोड़ा सा कि ये बाहर का आदमी, कुछ ये मत बोल दे, वो मत बोल दे, ऐसा रह करके। ठीक है, तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन सामान्यतः ये कोशिश किया जाता है कि बाहर का आदमी बने करके। ठीक है, ग्राम पंचायत सचिव को। क्लियर है। ठीक, चलो, ठीक, तो ये हो गया आपका प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज का इतिहास कैसा है। ठीक, अभी जो हम पंचायती राज देख रहे हैं वो अभी के टाइम पे आया कैसे है हमारे पास। क्लियर है। ठीक, तो पंचायती राज का इतिहास, ठीक है, क्लियर। पंचायती राज का क्या इतिहास। ठीक, इसको मैं डिटेल एकदम नहीं बताऊंगा, है ना, इसको डिटेल में बाद में बताऊंगा, समिति कैसे कैसे आया, कहाँ तक आया। मैं बस आपको धारा बंद कैसे बना है, जो आपका जो अधिनियम बना है ना, वहाँ तक लेके आ रहा हूँ, और इसके बीच में जो जो समितियाँ हैं उसने क्या क्या प्रावधान दी, एकदम डिटेल नहीं बता रहा, एकदम बेसिक में बताऊँगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, पंचायती राज का इतिहास थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, अब आप लोग ना थोड़ा सा स्वतंत्रता वाले टाइम पे थोड़ा सोचो, है ना, कि आप ऐसा समझो कि अभी अभी हमारा जो देश है क्या है, स्वतंत्र हुआ है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लो 15 अगस्त 1947 का डेट है आज का। ठीक, आपने झंडा फहराया और बूंदी मांगने के लिए आप लाइन पे खड़े हो। ठीक है, क्लियर। ठीक, तो आपने तो बूंदी मांगने के लिए लाइन पे खड़े, लेकिन हमारे जो सरकार है वो तो सोचेंगे ना कि अब कैसे सरकार चलाना है। ठीक है, केंद्र और राज्य पे तो भाई हम लोग चला लेंगे, लेकिन ग्रामीण स्तर तक कैसे पहुंचेंगे, ये सब के बारे में सोच रहे हो लोग, है ना, क्लियर है। और उस टाइम पता है कौन थे आपके प्रधानमंत्री, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। तो उन्होंने 2 कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, 2 कार्यक्रम शुरू किया स्थानीय स्वशासन के लिए। एक का नाम था आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, और एक का नाम था आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। ये दोनों का मेन उद्देश्य यही था कि ग्राम स्तर पे विकास हो, ग्रामीण स्तर पर। ठीक है, क्लियर। क्या क्या शुरू हुआ, एक हुआ आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, क्लियर है, उसको सीडीपी बोलते हैं शायद, और इसको बोलते हैं राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। क्लियर है, ये 2 चीज़ आपका कार्यक्रम उस टाइम पे शुरू हुआ। ठीक है, और ये दोनों पीछे कारण था, मतलब ये दोनों कार्यक्रम को चालू करने का एक कारण ये भी था कि आपको पता है कि जब हम वो कर लिए थे, मतलब देश आज़ाद हुआ, तो देश को चलाने के लिए संविधान का भी ज़रूरत पड़ा, है ना। तो संविधान के, ठीक है, अभी आप लोग को उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, संविधान के भाग 4 में, है ना, जिसको हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। ठीक है, उसके अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 40 में 2 बातें कही गई है। ठीक है, इसमें क्या बात कही गई, किसी को याद है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ठीक है, ये 2 बात को रेफरेंस लेके इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, है ना, लोक कल्याणकारी
राज्य की अवधारणा, ठीक। और 40 में था जो कि आपके गांधी जी का सब, हम आपके नहीं, हमारे सबके गांधी जी का सपना था, वो था क्या? ग्राम पंचायत की स्थापना। ठीक है, क्लियर है? आप लोग पॉलिटी में पढ़ोगे, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाग 3 में जो राइट होता है, जो भी बात लिखा गया है उसको मानना एकदम कंपलसरी होता है, ठीक है। और भाग 4 में जो भी बातें लिखी रहती हैं, जैसे ये 2 बात लिखे गई है ना, तो कोई भी आप वो करेंगे, कोई भी विकास कार्यक्रम चालू करेंगे, तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, ठीक है। यानी कि कुछ काम अगर आप शुरू करोगे तो ये सब बातों भाग 4 में जो लिखा बात है उसको ध्यान में रखते हुए करना होता है, ठीक है। और भाग 3 में जो बात लिखा रहता है उसको करना ही करना है। अगर वो नहीं किया गया तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो उसके लिए कि मेरे लिए ये नहीं किया जाएगा, ठीक। इसको अच्छे से पढ़ाएंगे देवेंद्र सर, ठीक। मैं बस आप लोग को ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 बात तो लिखा गया था भाई कि क्या, कि लोक कल्याणकारी राज्य, यानी कि ऐसा राज्य बनाना है जिसमें लोगों का कल्याण हो। और लोगों का कल्याण कहाँ, ऊपरी ऊपरी थोड़ी करना है, पूरा ज़मीनी स्तर पर जाके करना है, पहली बात ये। और दूसरा ये जो था ना, गांधी जी का सपना था कि हर एक गांव में ग्राम पंचायत का स्थापना हो करके, ठीक। तो ये दोनों को बात को ध्यान में रखते हुए 2 विकास कार्यक्रम लाया गया। एक क्या था आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, और दूसरा क्या था आपका, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, ठीक है। और इवेंचुअली ये हुआ कि दोनों का दोनों प्रोजेक्ट था वो हो गया आपका फेल, ठीक है, फेल हो गया। ये ऐसा, ये गुस्सा वाला बन गया क्या? अरे हाँ, ये सैड वाला है, ठीक है, क्लियर। दोनों का दोनों कार्यक्रम क्या हो गया आपका, फेल हो गया, ठीक। अब भाई हमने तो बोला था कि अपने को ज़मीनी स्तर पर जाना है, और ज़मीनी स्तर पे पहुंच के हम काम ही नहीं करा पा रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो गया ना। और दोनों जो प्रोग्राम लाए थे वो फेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ समिति बनाएंगे, ठीक है, समिति बनाएंगे और समिति जांच रिपोर्ट करेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों फेल हो गया कार्यक्रम, ये सब देखेगा, ठीक। अब वो लोग क्या क्या अनुशंसा देंगे उसके आधार पे हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला समिति बन के आया, उस समिति का नाम था आपका बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नोट करते चलिए, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, 1957 बोल लो, ठीक, बलवंत राय मेहता समिति, क्लियर। पहला समिति आया, नेहरू जी बोले बलवंत जी जाइए पता कीजिए क्या चल रहा है मार्केट में, इतना पैसा खर्चा किए कुछ काम नहीं दिख रहा है, ट्यूबवेल का पैसा खा गए लोग, ऐसी बस बोले, है ना, ठीक। सड़क बनाने दिया था पैसा, सड़क ही नहीं बना, कहाँ चल गया पैसा, पता कीजिए करके, ठीक। तो उन्होंने बढ़िया से पता किया और एक सुझाव दिया कि भाई हमको ग्राम स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था लागू करना होगा, ठीक है, ग्राम स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था लागू करना होगा। और इन्होंने 1-2 सिफारिश दिया, ठीक है। मैं अभी ऊपरी ऊपरी तौर पे बता रहा हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ, बाद में मत बोला पूरा नहीं पढ़ाई करके, ऊपरी ऊपरी तौर पे पढ़ा रहा हूँ क्या क्या सिफारिश था। इसका सिफारिश डिटेल में पढ़ाऊँगा बाद में, है ना, अभी ऊपरी ऊपरी तौर पे, ताकि मैं अधिनियम तक आपको पहुँचा पाऊँ, ठीक है। तो इन्होंने सिफारिश किया त्रिस्तरीय पंचायती राज का, ठीक है। इन्होंने सिफारिश किया क्या, कि पंचायती राज व्यवस्था तो लागू करना ही करना है, लेकिन इसको 3 स्तर पे करना है, ठीक। वो 3 स्तर क्या था, कैसा था, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने सिफारिश किया तो हमारे भारत के राजस्थान जिले के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायत का स्थापना हुआ, प्रथम ग्राम पंचायत का स्थापना, ठीक। कहाँ हुआ, राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, पहला पंचायत का स्थापना किया गया, ग्राम पंचायत का, ठीक है। और इसके बाद दूसरा पंचायत का भी स्थापना हुआ था आपका कहाँ, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, क्लियर है, ठीक है, ठीक है ना।
बलवंत राय मेहता जी ने सिफारिशें दी कि हमको ग्रामीण स्तर पे अगर अच्छा करना है तो क्या करना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज लेके आना है और क्या करना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करना होगा। और इसी सिफारिश को मानते हुए सबसे पहले कहाँ पे स्थापना हुआ आपका, राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे लागू हुआ था आपका, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। शायद नेल्लोर में हुआ था, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, नेल्लोर में शायद है ना, अभी कंफर्म नहीं हूँ मैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक। अब क्या हुआ कि ये सिफारिश तो ऐसा है कि कंपलसरी है नहीं, ये तो सिर्फ एक समिति का सिफारिश है ना। तो समिति का सिफारिश जो भी होता है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आप लोग को बोलता हूँ कि उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए, है ना, मैं आप लोग को बोलता हूँ भाई लैंग्वेज 1 घंटा पढ़ो करके, है ना, ये मेरा क्या है, सिफारिश है। आप 1 दिन मानोगे, 2 दिन मानोगे, तीसरे दिन हाँ जाना हो जाता है ना, ठीक। तो उसी प्रकार का समिति का सिफारिश है। तो एक जिला माना, एक राज्य माना, दूसरा राज्य माना, तीसरा राज्य माना, लेकिन अपने को 1 2 3 राज्य पे ही करना है क्या काम, अरे नहीं करना है, 1 2 3 पे नहीं, पूरे आपके इंडिया पे करना है, ठीक। तो धीरे धीरे कुछ राज्य अपनाए और कुछ राज्य अपनाने के बाद इसको वापस भी ले लिए, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ सिफारिश था इसलिए, ठीक है। फिर देखा गया कि यार कुछ ना कुछ डिक्लाइन हो रहा है, तो उसके बाद इनके बेटे को लेके आए, ठीक है, क्लियर है। 1977 में इनके बेटे, उनका नाम था अशोक मेहता, ठीक है, कि ये घर के आदमी हैं, इसी को बुलाओ, पूछो क्या क्या बोले थे इनके पिताजी और उसमें सुधार करवाओ। अशोक मेहता समिति, ठीक है, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया। क्लियर है। अशोक मेहता के बाद सॉरी कौन से मेहता, बलवंत राय मेहता के बाद अशोक मेहता आए और इन्होंने क्या किया भाई, द्विस्तरीय पंचायती राज का क्या किया, सिफारिश किया, ठीक। क्लियर है, ठीक है, इनका सिफारिश था द्विस्तरीय का, ठीक। फिर तीसरा जो है वो है आपके GM राव, GV राव, ठीक है, GVK राव समिति, GVK राव समिति, ठीक। इनका जो सिफारिश था वो 4 स्तर पे पंचायती राज, ठीक है। GVK राव जो समिति था वो क्या था कि आपका 4 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और समिति आया, ठीक है, उस समिति का नाम है LM सिंघवी समिति, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई आप 1 स्तर बोलो, 2 स्तर बोलो, 3 स्तर बोलो, 4 स्तर बोलो, लेकिन ये कुछ भी काम का नहीं रहेगा जब तक ये संविधान में वर्णित ना हो जाए, ठीक। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को हम संविधान में डाल दिए तो वो एक प्रकार का कंपल्सन बन जाएगा। आपको जो सख्ती, जो बात यहाँ पे की गई है ना कि ये होगा वो होगा, वहाँ पे फिर करना पड़ेगा, ठीक है, आपको सख्ती ज़्यादा मिल जाएगी, ठीक, अगर वो संविधान में आ जाएगा तो, ठीक है। तो इसको इन्होंने कहा कि भाई संविधान में शामिल करो पहले, ठीक है। अशोक मेहता आए, द्विस्तरीय पंचायती राज बोले, ठीक है। LM सिंघवी आए, वो बोले 4 स्तर का, ठीक है। सॉरी GVK राव बोले 4 स्तर पर, LM सिंघवी जी बोले कि नहीं, ये सब स्तर छोड़ो, सबसे पहले क्या करो, इनको संविधान में दर्जा दिलवाओ, ठीक है। इसके बाद ना 2 समिति और आया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका PK थुंगन समिति, ठीक। और एक और आया था, उसको बोलते हैं गाडगिल समिति, ठीक है। इनका जो सिफारिश था अभी मैं पेंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इनका जो सिफारिश था अभी मैं बता नहीं रहा हूँ। इन्होंने मतलब बोला कि कुछ बोले कि नियमित चुनाव कराओ, ठीक है, कुछ बोले कि आपका जो चुनाव हो रहा है उसको बढ़िया, मतलब राष्ट्रीय दल का जो होता है ना नेता, राष्ट्रीय दल का जो चुनाव चिन्ह होता है उससे कराओ करके, ठीक है, मैं बताऊँगा आगे। कुछ लोग बोले कि भाई इनको टैक्स लगाने का वो दो, पावर दो,
ठीक, मतलब स्थानीय स्वशासन दे रहे हो, अगर जब तक आप फंड ही नहीं दोगे उनको, है ना, पैसा नहीं दोगे तो कहाँ से करेगा करके। तो उन्होंने बोला कि इनको टैक्स देने का पावर दो, एक राज्य वित्त आयोग बनाओ, ये सब है, ये सब है। इसको मैं क्या बाद में बताऊंगा, है ना, क्लियर है, ठीक। इसका कुछ ना ईयर है उसको लिख लो, ये GV के राव वाला है 1985, ये है आपका 1986, ये आपका 1988, ठीक है, और ये लास्ट वाला जो है वो भी आपका 1988। क्लियर है, 1988, ठीक। अच्छा, सब गुड मॉर्निंग में है, ओके, क्लियर है। तो यही सबका समिति का सिफारिश आते गया, ठीक है। जैसे समिति का सिफारिश आया कि ये देखा गया कि भाई समिति लोग बहुत ही सिफारिश कर रहे हैं, तो हमको एक प्रयास करना चाहिए क्या, कि इसको संविधान में दर्जा दिलाने का, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे आगे संविधान में दर्जा दिलाने का प्रयास। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे अभी कि अभी मैंने आप लोग को समिति बताया है ना, और एक समिति है जिन्होंने ये सिफारिश किया क्या, कि इसको संविधान में दर्जा दिलाए। तो कौन थे वो समिति, सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, ठीक है। तो उसी समिति के सिफारिश पे, ठीक है, उसी समिति के सिफारिश पे उस टाइम राजीव गांधी का सरकार था, ठीक है। तो राजीव गांधी जी ने प्रयास किया कि इसमें एक संशोधन लेके आए करते, ठीक है। प्रथम प्रयास राजीव गांधी की सरकार, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक बेसिक बताता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को अभी पॉलिटी का हो सकता है कुछ नॉलेज हो, कुछ नॉलेज ना हो, ठीक, तो मैं एक बेसिक बताता हूँ आप लोग को कि कोई सा भी अगर हमको संविधान में संशोधन करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए ना एक बिल लाना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं विधेयक, ठीक है। कोई है क्या, है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि संविधान में, आपका जो संविधान में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, उसमें कुछ ऐड कराना है, या हो सकता है कि उसमें कुछ बातें लिखी गई हो हमारे काम का नहीं है, नहीं भाई अब इसको हटा देते हैं करके, है ना। तो उसको अगर चेंज करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक, और उस प्रोसेस को कुछ ऐसा होता है ना, उसके लिए मतलब बिल बनाना पड़ता है, बिल, ठीक। और उस बिल को सबसे पहले आपको लोकसभा में पेश करना होगा, ठीक है। अलग अलग टाइप का बिल होता है, अलग अलग टाइप का, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में पेश करना होगा, ठीक है, और उसके बाद इसको प्रेसिडेंट के पास आपको भेजना होगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट जी अगर इस पर साइन कर देते हैं तब जाके ये अप्रूव माना जाता है, तब जाके संशोधन माना जाता है, ठीक है। कुछ बिल ऐसा होता है जिसको आप राज्यसभा में पहले पेश करते हो और दूसरा सदन, मतलब इसको ना लोकसभा राज्यसभा नहीं, पहला सदन दूसरा सदन बोल लेते हैं ना, ठीक है। पहला सदन और क्या, दूसरा सदन, ठीक। ये जो बिल था, है ना, या मैं क्या बता रहा हूँ कि संविधान में कुछ चेंज करना होगा तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पहले सदन में वो बिल को लाना होगा, वहाँ की जो भी जनता रहेंगी, जनता नहीं आपके सांसद रहेंगे, वो इस पर विचार करेंगे और इस बिल को अगर लगता है कि सही है तो आगे पास करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा, वहाँ के सांसद फिर से इसमें विचार करेंगे, ठीक है, और उनको लगेगा कि हाँ ये सही है, तो फिर इसको क्या करेंगे, पास करेंगे। फिर वो कहाँ पे जाएगा, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जी के पास, ठीक। राष्ट्रपति जी फिर से चेक करेंगे अगर सही है कि गलत है, ठीक है। बहुत सारा पावर होता है, वो बाद में बताएंगे, ठीक। कुछ कुछ ऐसा ही पावर होता है कि यहाँ से जाने के बाद ये इनको वापस लौटा देते हैं। तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो ये वाला, इसको फिर से पढ़ो, फिर से भेजना ऐसे करके, ठीक है। तो फिर जैसे ही राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और वहाँ अगर वो साइन कर देते हैं तो ही आपका वो बिल पास माना जाएगा, अदरवाइज पास नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये प्रोसेस समझ आया। तो यही प्रोसेस यहाँ पे हुआ। राजीव गांधी सरकार में
क्या हुआ कि सबसे पहले इन्होंने लोकसभा में पेश किया और यहाँ से हो गया पास, पारित हो गया, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में ये पारित नहीं हो पाया, ठीक। इन्होंने जो पंचायती राज संशोधन अधिनियम जो पेश किया था, है ना, तो वो हुआ लोकसभा में तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास होने से ये वंचित हो गया और ये बिल यहीं पे क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। मैं आप लोग को बताया ना कि जब तक दोनों में पास नहीं होगा और आपके राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा तब तक वो बिल नहीं माना जाएगा, ठीक। तो वही हुआ, लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आया वीपी सिंह का सरकार, ठीक। वीपी सिंह का सरकार आया, लोकसभा में पेश हुआ और इनका सरकार गिर गया, ठीक। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव एक होता है वर्ड, वो पारित हो गया और उनका सरकार गिर गया, क्लियर है। यानी कि वो लोकसभा से ही आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक। लोकसभा में उस बात को, उस बिल को पेश किया गया, ठीक है, और सरकार क्या हो गया, गिर गया, ठीक। हाँ नहीं, बिल पास नहीं, पहले पेश किया गया उस बिल को, और भी बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे, मैं इस मुद्दे के बारे में बात कर रहा हूँ। इस मुद्दे को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन उस टाइम पे और भी बहुत सारा मुद्दा चल रहा था, जिससे क्या हुआ, वो लोग अपना मुद्दा बना के उस सरकार को, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पास करके उस सरकार को ही गिरा दिया। मतलब इससे रिलेटेड नहीं है सरकार का गिरना, मेरा ये कहना है कि जब ये पेश किया गया ना, तो उसी टाइम पे एक और अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिससे क्या हुआ, सरकार गिर गया, क्लियर है, ठीक। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा में अंतिम प्रयास आपके किए गए पीवी नरसिम्हा राव द्वारा, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव द्वारा, और इनके द्वारा जो प्रयास किया गया वो आपका सफल हो गया, ठीक है, क्लियर। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जो प्रयास किया गया वो क्या हो गया, आपका सफल हो गया, ठीक। तो अब चूंकि ये सफल हो गया तो हमको भाई डेट वेट को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना। क्लियर है। तो इनके टाइम पे जो ये पास लिख लो इसको, ठीक। यहां पे ऐसा लिख लेते संवैधानिक प्रक्रिया करके, ठीक। तो मैं आप लोग को बताऊं ना कि पहले लोकसभा में पेश होगा फिर राज्यसभा में, ठीक। तो इस संशोधन अधिनियम का नाम था 73वां संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये 73वां 1992 था, ठीक है। इसको बोला जाता है 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, क्लियर। लोकसभा में पेश किया गया और पारित भी हो गया ये उसी दिन, कब हुआ, 22 दिसंबर 1992 को, ठीक है। लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया, ठीक है, 22 दिसंबर को, उसी दिन चर्चा हुआ और बोले ले भाई जा आगे बढ़ से करके, ठीक है, क्लियर। अगले ही दिन राज्यसभा में भी पेश किया गया, ठीक। और ये हुआ था आपका 23 दिसंबर 1992 को, ठीक। लोकसभा में पेश एवं पारित किया गया कब, 22 दिसंबर 1992 को, ठीक है। राज्यसभा में कब पारित किया, 23 दिसंबर 1992 को, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि क्या बोलते हैं कि अब ये कब माना जाएगा, जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक। तो ये राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया गया, अब हो सकता है वो कुछ निजी कारणों से या कुछ और कारणों से व्यस्त रहे होंगे, ठीक है। उन्होंने बहुत टाइम लिया और हस्ताक्षर किया कब, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर हुआ 20 अप्रैल
1993 को। ठीक है, 20 अप्रैल 1993 को। ठीक है, क्लियर। जैसे ही इन्होंने हस्ताक्षर किया वैसे ही आपके संविधान में कुछ कुछ पॉइंट ऐड हुए। ठीक है, उस पॉइंट को फिलहाल के लिए मैं लिखा रहा हूँ। संविधान जब आप पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। क्या क्या प्रावधान थे उसको देखते हैं भाई। ठीक है, आपके भाग 9 में, ठीक है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 243A से 243O तक जोड़ा गया। ठीक है, आपके संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243A से 243O तक जोड़ा गया। एक तो ये चीज़ हुआ किसमें, आपके भाग अनुच्छेद में। ठीक है, उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें 29 विषय बताए गए हैं भाई। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ा गया जिसमें 29 विषय के बारे में बताया गया है। क्लियर, ये किसमें हुआ है, संविधान में। क्लियर है। ओ है, ओ ए के बाद ओ आएगा ना जी, जीरो कैसे आएगा। ठीक है, क्लियर। तो 243A से O तक जोड़े। ठीक है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े। ठीक है, तो इसके बाद इतना सब होने के बाद ये जो है सिस्टम पूरा पूरा कब लागू हुआ, आपका 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, आपके पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 से इस व्यवस्था को क्या किया गया, लागू किया गया। क्लियर है। ठीक, एक बार डेट को थोड़ा सा फिर से नज़र डाल लेते हैं। लोकसभा में कब पारित हुआ, 22 दिसंबर को। ठीक है सर, क्या उसी दिन पेश हुआ और पारित भी उसी दिन हुआ? हाँ, उसी दिन पेश हुआ, उसी दिन पारित हो गया, है ना, ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, देखो होता ये है, देखो क्या हुआ कि ये जो पंचायती राज वाला जो है, मतलब एक डाउट आ रहा होगा कि भाई इतना बड़ा बात है, उसी दिन पेश हुआ और उसी दिन पारित कैसे हो गया, एक मन में आ रहा होगा। ठीक है, होता ये है कि इससे पहले भी 2 सरकार प्रयास कर चुका है, तो इनके अंदर में जो प्रावधान है ना वो सबको पता चल जा रहता है ना। हुआ ये है कि 2 बार पहले ही प्रयास हो चुका है, एक बार राजीव गांधी सरकार में, एक बार पीवी नरसिम्हा राव सरकार में, सॉरी हाँ वीपी सिंह वाले सरकार में। तो इनके अंदर का जो बात है वो सबको पता चल गया रहता है। ठीक, अब तीसरे बार वही चीज़ है, तो उसी चीज़ में क्या डिस्कस करना है ना। तो क्या होता है भाई, हमने को पता है ये सुधार था, वो तो हो गया है, तो क्या करते हैं, इसको आज ही पास कर देते हैं। ठीक है, फिर जब राज्यसभा में पेश हुआ उनको ही सब बात पता है, तो क्या करते हैं, आज ही पास कर देते हैं। तो ऐसे होता है। क्लियर है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, लोकसभा में पेश और पारित कब हुआ आपका, 22 दिसंबर 1992 को। ठीक है, राज्यसभा में कब हुआ, 23 दिसंबर। राष्ट्रपति कब साइन किए, 20 अप्रैल को। ठीक है, उसके बाद आपका जो लागू कब से हुआ, 24 अप्रैल। तो ये चारों डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये चारों का चारों डेट एकदम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासकर तो ये। ठीक है, क्लियर। तो जैसा कि आप अभी देखे हो, लागू हुआ है ये प्रावधान आपका 24 अप्रैल 1993 से। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को क्या, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपकी ग्राम पंचायत में आएंगे सरपंच लोग, सेव बूंदी लेके आएंगे, अपने अपना बांट के चल देंगे। ठीक है, हो गया पंचायती राज दिवस करके। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को किसी एक महान शख्सियत का बर्थडे भी आता है, किसी को पता है? सचिन तेंदुलकर, है ना, ऐसे याद रखना, 24 अप्रैल को
सचिन तेंदुलकर का बर्थडे रहता है, उसी दिन आपका क्या पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक का कहानी क्लियर है आप लोग को? ठीक है, अब देखो क्या होगा, क्लियर है ना? समिति आया, समिति सिफारिश किए, संविधान में उसको दर्जा दिलाए। ठीक है, अब क्या होगा ना, जैसे ही 24 अप्रैल 1993 को आपका जो पंचायती राज लागू हुआ, तो केंद्र सरकार ने ये बोला कि भाई ये तो हमने हमारे तरफ से प्रावधान दे दिए है, लेकिन आपके राज्य में क्या कंडीशन है उसके हिसाब से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक मैं एकदम बेसिक सा डिफरेंस बताता हूँ, है ना, कि जो आरक्षण है ना, आप देखोगे कि केंद्र में अलग होता है और राज्य में अलग होता है। ठीक है, केंद्र में जो महिला को आरक्षण है पंचायती राज में, उन्होंने 1/3 दिया है, और हम लोग जो देते हैं छत्तीसगढ़ में 1/2 होता है, यानी कि 50%। ठीक है, तो मेरा वही कहना है कि केंद्र ने तो बोल दिया भाई हमने कुछ कुछ उपबंध दे दिया है, इसको आप लोग रेफरेंस मानो और अपने हिसाब से कुछ कुछ चेंज कर लो अपने राज्य के अकॉर्डिंग। भाई हम तो ऐसे ओवरऑल व्यू में दिए हैं, हो सकता है आपके एरिया में SC ST लोग बहुत पिछड़े हों, है ना, हो सकता है आपके एरिया में महिला बहुत पिछड़े हो, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से आप व्यवस्था कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने केंद्र सरकार ने वो दिया, आदेश दे दिया। तो इस आदेश को मानने वाला सबसे पहला राज्य था उस टाइम पे मध्य प्रदेश, और आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में हम लोग भी पहले जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग शायद मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं, ऐसा कोई छत्तीसगढ़ वाले तो नहीं है? छत्तीसगढ़ वाले समझ पा रहे हो मेरी बात? मतलब मेरा ये कहना है कि 1 नवंबर 2000 से पहले पैदा वाले क्या बोले, हम तो मध्य प्रदेश बोलेंगे ना। ठीक, और उसके बाद वाले क्या होंगे, छत्तीसगढ़। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य, उसके बाद, है ना, देखो दो प्रश्न बनेगा। सबसे पहले ग्राम पंचायत का गठन कहाँ हुआ था आपका? राजस्थान के नागौर जिला। अधिनियम बनने के बाद, संशोधन होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? राज्य, हाँ, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में लागू हुआ, मतलब अब कुछ कुछ बता रहा हूँ मैं, उसको नोट करना है आपको। ठीक है, तो मध्य प्रदेश वालों ने, है ना, क्या किया, एक मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 लाया। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक चेंज करके इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 लाया। ठीक है, अब सेम बात ऐसा कि आपको कुछ चीज़ों को लागू करना है तो आपको कहाँ करना होगा? विधानसभा में पेश करना होगा। विधानसभा में पेश करने के बाद उसमें राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे, राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद उसको राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, क्लियर? तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश की विधानसभा में पेश किया गया। डेट को याद रखना है, 30 दिसंबर 1993 पेश हुआ। 30 दिसंबर 1993 को, क्लियर है? 30 दिसंबर 1993 को पेश किए, क्लियर? फिर ये यहाँ से पास भी हो गया। ठीक है, राज्यपाल का अनुमोदन मिला, चौबीस जनवरी 1994 को। ठीक है, राज्यपाल का अनुमोदन हमें कहाँ मिला? 24 जनवरी 1994 को। ठीक, और राजपत्र में प्रकाशन हुआ 25 जनवरी को। क्लियर है? ठीक है, कहानी को फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं आप लोग को। संविधान में उधर लागू हो गया, है ना, संविधान में वर्णन हो गया। संविधान में वर्णन के बाद केंद्र सरकार ने आदेश दिया, एक प्रकार का आदेश, कि भाई आप अपने अपने राज्य में अपने हिसाब से इसको लागू कराइए करके। तो सबसे पहला राज्य कौन हुआ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अपने कुछ भी चेंजेस किए बेसिक, और उन्होंने एक लेके आया क्या? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। ये पारित हुआ, ये पेश हुआ कब? मध्य प्रदेश की विधानसभा में
30 दिसंबर 1993 को, ठीक है। राज्यपाल का अनुमोदन कब मिला इसको? 24 जनवरी 1994 को, ठीक है। और इसका राजपत्र प्रकाशन कब हुआ? 25 जनवरी 1994 को। क्लियर है? ये आज का जो क्लास है ना, थोड़ा सा याद करने वाला है, फैक्ट वाला, समझने वाला पार्ट थोड़ा सा कम है। समझने वाला पार्ट ये है कि पहले लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, ये समझने वाला पार्ट है। लेकिन उसको डेट का जो बात है वो रखने वाला बात, ठीक। आज का जितना क्लास है वो रखने वाला है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक है ना। अब हमारे जो एमपी वाला जो हिस्सा है जहाँ पे हम लोग रहते थे, वहाँ पे पंचायती राज हो गया है लागू। क्लियर है ना। यहाँ पे पंचायती राज हो गया है लागू, व्यवस्था चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ का मांग उठने लगा था, ठीक है। और एक नया राज्य बन के आया छत्तीसगढ़, ठीक है। तो भाई अब नया राज्य बन के आएगा तो व्यवस्था तो यहाँ के लिए बनानी पड़ेगी ना, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो जैसा चल रहा है वैसा यहाँ भी लेके आएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज लागू हुआ। अगर छत्तीसगढ़ स्टेट का अगर बोला जाए तो वो होगा आपका 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। इसी दिन हमारा राज्य बना। क्लियर है? और इसी दिन से सारा जो व्यवस्था एमपी में जो चल रहा था वो सब क्या हुआ, हमारे यहाँ पे लागू हो गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुआ भाई? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। इसके बाद एक प्रोसेस होता है, इसको प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। क्या होता है पहले लिखो, मैं फिर इसको समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो हमारे छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। लेकिन वो जो व्यवस्था है ना, वो जो व्यवस्था ऐसा था कि एमपी वाला जो एक्ट है ये वाले में, ठीक है, इस वाले एक्ट में जो भी बात लिखा गया था उसको लागू किया गया है, ठीक। लेकिन बात यह है कि अभी भी उस एक्ट में हर जगह पे एमपी लिखा हुआ है ना, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, ठीक है। तो राज्यपाल जी ने एक आदेश पारित किया, राज्यपाल द्वारा विधि का अनुकूलन आदेश पारित। इसके द्वारा ये किया गया कि उस एक्ट में जहाँ जहाँ पे मध्य प्रदेश लिखा गया है उसको आप कॉपी कट करो और वहाँ पे लिखो क्या? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये जो करने का विधि है इसको हम लोग बोलते हैं विधि का अनुकूलन आदेश पारित करना, ठीक है। और ये कार्य संपन्न हुआ 7 जून 2001 को, ठीक है। ये सारा डेट भाई याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। 7 जून 2001 को। क्लियर है? ये सब कब हुआ? 7 जून 2001 को। क्लियर है? और उसके बाद फिर से जब आदेश निकल गया है तो इसको राजपत्र में प्रकाशित किया गया 18 जून 2001 को। क्लियर है? ठीक है, 18 जून 2001 को। क्लियर है? ठीक है, 18 जून 2001 को क्या हो गया? आपके राजपत्र में प्रकाशन हो गया। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। अब राजपत्र में प्रकाशन हो गया तो अब हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे जो प्रकाशन होंगे, ठीक। और उस प्रकाशन में जो बात लिखा है उसका टाइटल क्या है आपका? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है, वो जो राजपत्र में प्रकाशन हुआ उसका टाइटल था ये। ठीक है, अब इसमें आपका कितना अध्याय है? 15 अध्याय है भाई। ठीक है, अनुसूची कितना है? 4 अनुसूची है।
ठीक है। कितना धारा है? 152 कुछ धारा है इसमें, 152 सॉरी 132 इसमें धारा है, ठीक है। तो एक एक करके इसमें जो भी आपका धारा है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। अब हम लोग मुद्दे पे आ गए हैं, इतना सब पढ़ने के बाद अब हम लोग आ गए मुद्दे पे, ठीक। अब मुद्दे की बात हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है ना? चलो क्लियर है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 जिसमें 15 अध्याय है, 4 अनुसूची है और कितना धारा है? 132 धारा है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके अध्याय वाइज धारा वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ डाउट, कुछ पूछना हो, कुछ भी? वैसे पूछने लायक कुछ है नहीं, है ना। और कुछ डाउट होगा भी तो वो पॉलिटी जब आप पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, क्लियर। चलो तो बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक बता दूँ, है ना, आप लोग को थोड़ा क्लियर होगा, ठीक। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा समझते हो, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, ठीक। ये 4 गांव हैं आसपास में, ठीक है। इस गांव का नाम है सड्डू, ठीक। ये आमा सिवनी, ये दलदल सिवनी और ये कचना, ठीक है। मैं यहाँ रहता हूँ ना, ठीक है। तो 4 गांव हैं, सड्डू है, आमा सिवनी, दलदल सिवनी और कचना। ऐसा आप अपना अपना भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये 4 गांव को मिलके एक ग्राम पंचायत बनाया गया है, ठीक है। हम देखे थे ना कि क्या कि सबसे निचले स्तर का जो होगा वो क्या कहलाएगा? ग्राम पंचायत, ठीक है। तो क्या किया गया है कि ग्राम पंचायत कहाँ कहाँ पे बनाया गया? सड्डू, आमा सिवनी, दलदल सिवनी और कचना को मिला के क्या बनाया गया? ग्राम पंचायत बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे ग्राम कितना है? 4, ठीक है। तो कुछ मैं आप लोग को अब यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये कि एक ग्राम पंचायत में एक गांव बस शामिल होना जरूरी है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा मैं? क्या एक ग्राम पंचायत में सिर्फ एक ग्राम होना जरूरी है क्या? नहीं है। एक ग्राम से भी एक ग्राम पंचायत बन सकता है, वो जनसंख्या पे डिपेंड करता है ना। लेकिन एक से ज़्यादा भी शामिल हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक। पहली बात, ठीक। दूसरा ये, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव शामिल हो सकते हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2-3 गांव को मिला के हम क्या बना रहे हैं? एक ग्राम पंचायत बना रहे हैं, ठीक है। क्लियर? ये तो इधर बात हुई, ठीक। तीसरा बात, एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। एक स्टेटमेंट ये। दूसरा, एक गांव में सिर्फ एक ही ग्राम सभा हो सकता है। बताइए दोनों स्टेटमेंट में सही कौन सा है, गलत कौन सा है? नीचे वाला सही है, ऊपर वाला क्या है? गलत, ठीक है। इसका मतलब ये, आप इसको एकदम ध्यान से समझिएगा कि अगर आप, जैसे मैं सड्डू गांव में हूँ, है ना, तो मेरे सड्डू गांव में एक ही ग्राम सभा होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। जैसे इसको अगर हम लोग बात करें तो एक ग्राम सभा होगा सड्डू में, एक होगा आमा सिवनी में, एक होगा दलदल सिवनी में और एक कहाँ पे होगा? कचना में। तो इसके अंदर कितना ग्राम सभा हो जाएगा? 4,
लेकिन आमस यूनि में 2 ग्राम सभा नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट में आता है यहाँ से क्वेश्चन, है ना, तो इसका मतलब ये कि वाला स्टेटमेंट सही है और ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि ग्राम सभा जो होता है वो ग्राम सभा होता है ग्राम पंचायत के अंदर आता है, ना कि उसके ऊपर कहीं का, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ग्राम सभा जो होता है वो ग्राम के अंदर आता है। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है ना। ये सबका अलग अलग सरपंच होगा कि अलग, कि एक ही होगा? एक ही होगा ना, ध्यान रखिएगा। सबका एक ही उप सरपंच होगा और सबका वार्ड हिसाब से अलग अलग पंच होगा, लेकिन वो एक ग्राम पंचायत के पंच में काउंट होगा। ऐसा आप नहीं बोलोगे कि नहीं ये तो हमारा आमस यूनि का सरपंच है, सड्ढू में नहीं जाएगा, ऐसा वाला नहीं। ठीक है, हो सकता है वहाँ से चुना गया हो, लेकिन वो सड्ढू में भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। क्लियर है ना। सब लोग देखिए ना सरपंच वर्पंच कैसे जीते हैं ठीक है, आप में से कोई सरपंच के परिवार वाले तो नहीं है ना, क्योंकि रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। आप लोग को पता होना चाहिए, आप केंद्र सरकार का बुराई करोगे तो आपके जान का खतरा कम रहेगा। आप मोदी जी के बारे में कुछ भी बोल दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप अपने गांव के सरपंच के बारे में बोल के दिखाओ, अगले दिन ट्रैक्टर के नीचे पाओगे आप ठीक है, अरे ये ट्रैक्टर के नीचे कैसे आ गया पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, तो ये चीज़ मैं आप लोग को समझाना चाह रहा था। क्लियर। अब हम लोग धीरे 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 इस टॉपिक को खोलते हैं और आप लोग लिखेंगे, अध्याय से शुरू कर रहे हैं, तो अध्याय नंबर 1 है भाई धारा का, है ना। इस धारा का अध्याय नंबर 1 है और उस अध्याय का नाम है प्रारंभिक। ठीक है, ये हर अधिनियम का ना ऐसा शुरुआत होता है। ठीक है, अध्याय 1 है और उसमें धारा 1 और 2 है। ठीक है, अध्याय 1 है जिसका नाम प्रारंभिक है और इस अध्याय में 2 धारा शामिल है। ठीक है, जिसमें धारा 1 जो होता है वो रहता है, शीर्षक रहता है शायद, शीर्षक नाम से, ठीक, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ठीक है, और धारा 2 में शामिल है आपका परिभाषाएं, डेफिनेशन। क्लियर है, मैं समझाता हूँ इसको पहले, है ना, पहले इतने लिखो। क्लियर। हम पहला अध्याय देख रहे हैं और हर अधिनियम का पहला अध्याय का चैप्टर का नाम रहता है प्रारंभिक, यानी कि इनिशियल, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अध्याय 1 हर एक अधिनियम का क्या नाम से रहता है, प्रारंभिक। ठीक, धारा 1 में भी यही रहता है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यानी कि इस जो धारा हम मतलब जो अधिनियम पढ़ रहे हैं उसका संक्षिप्त नाम क्या है, उसका विस्तार यानी कि वो एक्ट कहाँ पे लागू होगा। ठीक है, और प्रारंभ, प्रारंभ मतलब शुरुआत। ठीक है, परिभाषाएं, परिभाषाएं का कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग धारा में आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, तो आपको बहुत सारे वर्ड देखने को मिलेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि कूड़ा कचरा, है ना, तो कूड़ा कचरा में ये परिभाषित किया है कि भाई गोबर ओबर हुआ, पशु का मलमूत्र हो गया, आदमी का मलमूत्र हो गया, नाली का पानी बह रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कूड़ा कचरा बोलेंगे। ठीक, कारखाना, कारखाना किसको बोलेंगे, तो कारखाना एक अधिनियम है, उसमें जो परिभाषित किया गया कारखाना, उसको हम कारखाना बोलेंगे। पंच किसको बोलेंगे, जो जनता के द्वारा चुन के आएगा उसको क्या बोलेंगे, पंच बोलेंगे। ठीक, बाजार किसको बोलेंगे, बाजार यानी कुछ कुछ बेसिक परिभाषा है उसको बोलेंगे। ठीक है, सड़क किसको बोलेंगे, तो वो सबको, तो वो सबका परिभाषा कहाँ देखने को मिलेगा, धारा नंबर 2 में। क्लियर है। तो चलिए अब थोड़ा मैं बैठ के लिखवाऊँगा। ठीक है, जो टाइम से खड़ा था। ठीक, चलो धारा 1 में ये लिखना और उसके आगे लिखना। धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ में आगे लिखना, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ पंचायत राज, पंचायती नहीं है यार, पंचायत है ना, ध्यान रखना, पंचायती जहाँ पर लिखा है तो उसको काट लेना। ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज लिखवा दिया हूँ पहले, उसको पंचायत कर लेना। ठीक है, सुधार लेना, लिखना
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 है, ठीक है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 है, ठीक है। इसी में ही दूसरा पॉइंट लिखना, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है। इसका विस्तार यानी कि ये जो अधिनियम है वो कहाँ कहाँ पे लागू होगा, संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रारंभ है, क्लियर है। तो लिखना यह तत्काल लागू होगा, प्रारंभ के पॉइंट पे लिखना यह तत्काल लागू होगा, यानी कि जैसे ये धारा, मैं राजपत्तन प्रकाशन वाला पॉइंट लिखाया था, है ना, तो उस टाइम से ये धारा, मतलब इसमें जो भी धारा लिखेगी, जो भी बातें लिखेगी, वो सब तत्काल लागू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब धारा नंबर 2 में दिखेंगे परिभाषाएं, ठीक है, क्लियर है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आप लोग को, देखो इसका मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। देखो हो क्या रहा है, अभी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या इसका परिभाषा धारा 2 में दिया गया है क्या, ऐसा करके पूछा जा रहा है। आपको ये नहीं पूछा जा रहा है कि धारा 2 में पंच का परिभाषा क्या है करके, ठीक है, समझ गया ना। मतलब प्रश्न ये पूछेगा कि परिभाषा में पंच का दिया है कि नहीं दिया है, ये पूछेगा। पंच का परिभाषा क्या दिया है ये नहीं पूछेगा, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो धारा 2 में परिभाषाएं करके लिखना, उसमें मतलब किसका किसका परिभाषा दिया गया उसको मैं एक एक करके बताते जा रहा हूँ, है ना। पहला लिखना खंड, इंग्लिश में ब्लॉक बोलते हैं उसको, खंड। दूसरा लिखना सहकारी सोसाइटी, ठीक। तीसरा लिखना जिला हो गया। चौथा लिखना निर्वाचन, ठीक। पांचवा लिखना निर्वाचन कार्यवाहियाँ, ठीक है। छठवा लिखना कारखाना फैक्ट्री, ठीक। सातवां लिखना ग्राम पंचायत, थोड़ा लंबा जाएगा ना, मतलब इसमें करीब करीब कितना ठो है, 29 ठो है, तो आप लोग कॉपी में थोड़ा मैनेज कर लेना है ना, कैसे कैसे लिख रहे हो, ठीक। सातवां क्या बताया, ग्राम पंचायत। आठवां है आपका ग्राम सभा। नौवां लिखना जनपद पंचायत। 10वां लिखना स्थानीय प्राधिकारी। उसके बाद नेक्स्ट लिखना सदस्य, ठीक। अगला लिखना घृणोत्पादक पदार्थ, में लिख के बता रहा हूँ, मेरी तरफ ना देखें। घृणोत्पादक पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जिससे आपको घृणा महसूस हो सकता है। घृणा मतलब समझते हो ना, छी वाला, ठीक है। ठीक, जैसे इसमें बता रहा हूँ, अंदर क्या लिखा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। जिसमें पशुओं का शव हो गया, गोबर हो गया, कचरा हो गया, मल मूत्र हो गया, ये सबको क्या किसके अंदर लेंगे हम लोग, घृणोत्पादक पदार्थ, ठीक है। देखो होता ये है कि बता रहा हूँ मैं आप लोग को, अगर आप लोग उसका एग्ज़ाम देंगे सीएमओ का, है ना, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर का, तब उस केस में इतना डिटेल में जाके पढ़ना होता है कि इसके अंदर में ये जो है धारा में ये बात कही गई है, उसमें ये सब आएगा कि नहीं आएगा करके, ठीक है। एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ज्वलनशील पदार्थ में क्या क्या आता है करके, ठीक है। ज्वलनशील मतलब समझ लो ना, जो जलने वाला है, तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी तेल हो गया, और एक और होगा सही में ज्वलनशील, लेकिन इसमें अगर नहीं लिखा है, मतलब ये आपका एक्ट है ना, इसमें अगर नहीं लिखा है तो उसको नहीं मानेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में इतना डीप नहीं जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, फिर मारना मत मेरे लिखना, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि घृणोत्पादक पदार्थ में कौन सा शब्द शामिल नहीं है करके, ऑप्शन नंबर ए दे दिया पशुओं का शव, गोबर दे दिया, कचरा दे दिया,
और मान के चलो पशुओं का 100 लिखा है लेकिन आदमी का 100 नहीं बोला है ना, अब वो दे दिया तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, आदमी का 100, यानी कि मानव शरीर का 100 ऐसे करके, तो उसमें शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिफाइन कर दिया है कि घृणोत्पादक पदार्थ में सिर्फ ये सब बात आएगा और बाकी सब नहीं आएगा। समझ गए? इस डीप में पूछता है कि इसमें सीएमओ के एग्जाम में, इसमें नहीं पूछता है। क्लियर है? फिर भी लिख लो घृणोत्पादक पदार्थ में क्या क्या आएगा, पशुओं के 100, पशुओं के 100, इसी बस में लिखा रहा हूँ, ज़्यादा लिखा रहा हूँ। पशुओं के 100, गोबर, कचरा, मल मूत्र आदि या सड़े हुए पदार्थ या किसी भी प्रकार की गंदगी, ये आ जाएगा यार, वो जो मानव 100 बता रहा था ना वो आ जाएगा इसमें। सड़े हुए पदार्थ बोल रहे हैं ना, ठीक है, सड़े हुए पदार्थ या किसी भी प्रकार की गंदगी किस में आ जाएगा, आपका घृणोत्पादक पदार्थ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये 12वां था। 13वां लिखना, पदधारी, 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 पदधारी। ठीक है, अगला लिखेंगे 14वां, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक, उसके बाद अगला लिखेंगे स्वामी, स्वामी। ठीक है, स्वामी कहने का अर्थ ये है, क्या समझते हो बताओ? किसी चीज़ का मालिक वो हो सकता है, किसी भवन का मालिक हो, किसी सोसाइटी का मालिक हो, तो ये सबको क्या बोलते हैं, स्वामी। आप लोग कभी देखे होंगे कि मतलब कभी देखने जाते हो ना कि प्लॉट लेना है यार ऐसे करके, वहाँ पे लिखा रहता है भूस्वामी करके, है ना, तो वैसा टाइप का स्वामी। ठीक, स्वामी। ठीक, अगला लिखेंगे 16वां नंबर, पंच, पंच। ठीक, 17 नंबर लिखेंगे पंचायत। ठीक, 18 नंबर लिखेंगे जनसंख्या। ठीक है, 20 नंबर का लिखेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 1900, अरे 19 जनसंख्या बताया ना, मैं फिर से बता रहा हूँ ना, 16 पंच, 17 पंचायत, 18 पंचायत क्षेत्र, शायद यही लिख पाया था, है ना, 18 पंचायत क्षेत्र, 19 जनसंख्या, 19 जनसंख्या, 20 हो जाएगा आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? 21 होगा आपका विहित प्राधिकारी, 21 होगा 21 क्या, विहित प्राधिकारी, विहित, विहित, हाँ, वाह में छोटी की मात्रा, हाँ में छोटी की मात्रा और त, विहित। ठीक, फिर 22 में देखेंगे सार्वजनिक बाजार या सार्वजनिक मेला। 22 में क्या है, सार्वजनिक बाजार या सार्वजनिक मेला। ठीक है, फिर 23 में लिखेंगे सार्वजनिक स्थान। ठीक है, जैसे इसमें देखो क्या बोला गया, इसको बता रहा हूँ, मतलब लिखना मत इसको, बस बता रहा हूँ, है ना, कोई ऐसा स्थान, भवन या संरचना जो निजी संपत्ति नहीं है ना, और जो जनता के उपयोग के लिए खुली है, चाहे ऐसा स्थान, भवन या संरचना पंचायत में निहित है अथवा नहीं है। हो सकता है वो पंचायत में शामिल हो या ना हो, है ना, लेकिन अगर वो जगह क्या बोलते हैं जनता के लिए खुला है, वो किसी निजी का नहीं है, तो क्या बोलेंगे उसको, सार्वजनिक स्थान बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, एक ऐसी उदाहरण, ये आपका गांव है और ये गांव के बाहर में थोड़ा सा बॉर्डर में, अगर एरिया बोलेंगे तो दूसरे गांव में आ जाएगा, एरिया के टर्म पे बोलेंगे दूसरे गांव में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक तो सामुदायिक भवन है, साहू समाज का मान लेते हैं, ठीक है, सिन्हा समाज का बोल लो, ठीक है, सिन्हा समाज का यहाँ पे क्या है, सामुदायिक भवन है। क्लियर? यहाँ पे बारात आया है इस गाँव में और यहाँ पे देख रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है ना, तो ये वाले क्या बोल सकते हैं, मतलब इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सार्वजनिक स्थान है। तो सार्वजनिक स्थान कहने का मतलब ये कि ये ऐसा कोई भवन है ना, ऐसा कोई भवन जो निजी ना हो, यानी कि प्राइवेट ना हो, जो जनता के उपयोग के लिए खुली है। वो भवन जो होता है जनता के उपयोग के लिए होते खुली है, लेकिन उसको पंचायत क्षेत्र में आना कंपलसरी नहीं है ना, पंचायत क्षेत्र में आना कंपलसरी नहीं है, तो क्या कहलाएगा, सार्वजनिक स्थान कहलाएगा। ठीक है, क्लियर? ये
ऐसा टाइप का, ठीक। उसके बाद लिखेंगे अगला 24 सार्वजनिक सड़क, सार्वजनिक सड़क, ठीक है। 25 लिखना सरपंच और उप सरपंच, सरपंच और उप सरपंच, ठीक हो गया। फिर लिखना अनुसूचित क्षेत्र 25 का है ना, ये 25 का एक ठो और लिख लो इसको, 25 का है, ठीक है। 25 में बोला था सरपंच और उप सरपंच, 25 का में बोलना क्या बताया था मैं, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है। आए 25 का लिखो जी ऐसे, अरे 25 रुको बता रहा हूँ, ये 25 ऐसा और एक 25 का ऐसा, इसको इंग्लिश में 25A बोलेंगे, 25A, ठीक है। 25 का बोलते बोलते 25 का समझ लिया आप लोग, ठीक है। 25A में क्या लिखोगे आप, अनुसूचित क्षेत्र, ठीक। उसके बाद 26 में लिखेंगे स्थायी समिति, छब्बीस में बोलेंगे स्थायी समिति। 27 में राज्य निर्वाचन आयोग, 27 में क्या है भाई, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक। 28 में लिखना कर, कर यानी कि टैक्स, ये ठीक है। 28 में क्या लिखना, कर, कर मतलब टैक्स, ठीक है। फिर लिखना 29, इसमें लिखना ग्राम, 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 ठीक है। इसमें नोट करके लिखना, इसी पॉइंट में एक बार ये पूछा गया था, ठीक है। ग्राम में शब्द ग्राम में सम्मिलित है राजस्व ग्राम तथा वन ग्राम, राजस्व ग्राम तथा वन ग्राम भी इसमें सम्मिलित है, ठीक है। फिर 30 लिखना, 30 है आपका जिला पंचायत, 30 क्या है भाई आपका, जिला पंचायत, ठीक है। क्लियर है ना। 29 में ग्राम है ना, 29 में ग्राम लिखाया और उसमें लिखा है कि उसमें राजस्व ग्राम और वन ग्राम भी शामिल होगा, ठीक है। 30 में क्या बताया मैं, जिला पंचायत, ठीक है। क्लियर है। तो चलो भाई, तो ये हो गया आपका अध्याय नंबर 1, जिसमें हम लोग धारा नंबर 1 और 2 के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। कल के क्लास में अध्याय 2 जिसका टॉपिक रहेगा ग्राम सभा, उसके बारे में करेंगे हम लोग चर्चा, ठीक है। धारा नंबर 3 से 10 तक है, शायद 3 से 10 तक आपका क्या है, अध्याय 2 है, ग्राम सभा, ठीक। उसके बारे में पूरा डिटेलिंग करेंगे, क्या होता है उसका, बैठक कैसे होगा, अगर बैठक नहीं होगा तो क्या होगा, मीटिंग होगा, वार्षिक सम्मेलन होगा, कब कब बैठक बुलाना, ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्लास बंद करने से पहले हम लोग नज़र डाल लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। ये क्लियर था, यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। मैं बताया था कि केंद्र और राज्य में क्या क्या होता है, अलग अलग होता है। केंद्र में भारत सरकार आता है, उसका उल्लेख कहाँ पे, भाग 5 में। राज्य सरकार का कहाँ दिखेगा, भाग 6 में। और स्थानीय स्वशासन ग्राम का पंचायती राज में कहाँ दिखेगा, भाग 9 में। और शहर में कहाँ दिखेगा, भाग 9A या 9 का बोलते हैं इसी को, जैसे 25 का आ गया था ना, इसको 9 का और 9A भी बोलते हैं, ठीक है। फिर मैं आप लोग को बताया कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्वशासन कैसा है, पंचायती राज 3 स्तर पे ऐसा है और नगरीय निकाय पे ऐसा है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको अभी पढ़ रहे हैं। तो इसको मैं बताया फिर आपको कि कौन कौन इसमें अधिकारी होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी इधर होते हैं, जिला पंचायत CO, जनपद पंचायत CO, रही हमारे जीतू भैया, फिर से ग्राम सचिव, ठीक। जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जनपद पंचायत और सरपंच, ये इधर आपके राजनैतिक अधिकारी होते हैं, ठीक है।
उसके बाद मैं बताया कि पंचायती राज का इतिहास बताया कैसे आया क्या हुआ, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, और क्या था आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, ये दोनों फेल हो गया। फिर समितियों का गठन हो, और मैं फिर से आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ, समिति को मैंने पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया है, बाद में डिटेल कराऊंगा, है ना, क्लियर। अभी मैं आप लोग को अधिनियम तक पहुँचने के लिए जो बेसिक जानकारी चाहिए था उसको मैंने कराया है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति आया, त्रिस्तरीय पंचायती राज लगाया, ये इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कब हुआ पहला, कहाँ पे, राजस्थान में, ध्यान रखना पूछता है, राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज व्यवस्था चालू हुआ, ठीक है। दूसरा कहाँ चालू हुआ, आंध्र प्रदेश में भाई, ठीक। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा कि आंध्र प्रदेश में कहाँ चालू होगा। अनंतपुर है, अब अनंतपुर है, मैं वेल्लोर नेल्लोर याद आ रहा है, अनंतपुर है वो, ठीक। चलो नोट करो इसको यहाँ पे, अब पता चल गया। तो आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले में, चांदी आप बैठे थे ना वो वाली क्लास में जब, है ना, याद आया मेरे, ठीक है, क्लियर है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में, ठीक। अब फिर दूसरा समिति आया था क्या आपका, अशोक मेहता समिति, इसने बोला द्विस्तरीय पंचायती राज। फिर GV राव आया, ये 4 स्तर पे बोला। फिर LM सिंघवी आया, स्तर छोड़ो, कहाँ, संविधान में इसको शामिल करा, ठीक। फिर PK थुंगन आया 1988, और ये 1988 दोनों, ठीक। इसका फिर से मैं डिटेलिंग बाद में कराऊंगा, बस समिति का सीक्वेंस को आपको याद रखना है, ठीक। फिर उसके बाद संविधान में दर्जा दिलाने के लिए प्रयास किया गया। मैं आप लोग को यहाँ पे समझाया कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लोकसभा में पास हुआ लेकिन फेल हो गया यहाँ पे। VP सरकार आया, लोकसभा में पेश हुआ, और उसी टाइम पे सरकार गिर गया। ये पेश होने के कारण सरकार नहीं गिरा है ना, ध्यान रखिएगा, उसी टाइम पे सरकार गिर गया, क्लियर। PV नरसिम्हा राव पास हो गए, ठीक। कब कब कैसे कैसे पास हो, ये डेट आपको ध्यान रखना है भाई, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना, क्लियर। डेट कैसे, लोकसभा में पेश पारित हुआ कब, 22 दिसंबर को। राज्यसभा में कब हुआ, 23 दिसंबर। राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर के कब, 20 अप्रैल से, ठीक है। ये सब प्रावधान इसमें जोड़े गए, और एट द एंड 24 अप्रैल 1993 से आपका जो पंचायती राज व्यवस्था क्या हो गया, लागू हो गया, क्लियर है। उसके बाद पंचायती राज दिवस, हैप्पी बर्थडे सचिन तेंदुलकर, ठीक। मैं बताया ना आप लोग को उस टाइम पे कि केंद्र सरकार ने आदेश दे दिया कि हमने तो अपना प्रावधान बना दिया है, राज्य सरकार अपने अपने सुविधा अनुसार, अपने अपने जनता की स्थिति के अनुसार अपना अधिनियम लागू करेंगे। तो सबसे पहला राज्य कौन सा हुआ, MP हुआ, मध्य प्रदेश। तो उन्होंने लागू किया ऐसे, विधानसभा में पेश हुआ 30 दिसंबर 1993 को, राज्यपाल का अनुमोदन मिला कब, 24 जनवरी को, ठीक है। प्रकाशन कब हुआ, 25 जनवरी। ये MP वाला है, इसको याद रखना। फिर छत्तीसगढ़ में लागू हुआ 1 नवंबर 2000 को, ये बताया था ना कॉपी पेस्ट वाला। ये कब हुआ, 7 जून 2001 को, 18 जून 2001 को। और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विधि का अनुकूलन आदेश कब पारित हुआ था, ये राजपत्र प्रकाशन कब हुआ था, ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, क्लियर। फिर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के बारे में हम लोग देखा कि इसमें कितने अध्याय हैं, 15 अध्याय हैं, अनुसूची 4 अनुसूची है, और धारा 132 है। इसको भी याद रखना है, कितना अध्याय है, 15 अध्याय है, कितना अनुसूची है, 4 अनुसूची है, और कितना धारा है, 132 धारा है, ठीक है। अनुसूची के पीछे का एक कॉन्सेप्ट है, चलो छोड़ो वो पॉलिटी में पढ़ना उसको, मतलब कुछ कुछ बात ना ये इसमें नहीं कह पाते और जबरन ऐड करने टाइप का लगता है, तो उसको अनुसूची में डाल दिया जाता है, ठीक है, ताकि इसका भार ना बढ़े करके, ठीक। एक ऐसी लाइन में बता रहा हूँ, ठीक। फिर मैं आप लोग को एक बेसिक चीज़ बताया, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों अलग होता है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अंदर आता है, ठीक है। एक ग्राम का मतलब एक ग्राम पंचायत में ये जरूरी नहीं है कि एक ही ग्राम है, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक। लेकिन एक गांव में एक ग्राम सभा होना जरूरी है, ठीक है। एक गांव का एक से ज़्यादा ग्राम सभा नहीं हो सकता, इस बात को आप लोग रखेंगे ध्यान में, क्लियर है, ठीक है। ये बताया, फिर ये तो आगे पता नहीं कहाँ आ गया। इसके बाद ये आपका प्रारंभिक था अध्याय 1, ठीक है। 2 धारा शामिल है। धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, ठीक। धारा 2 में परिभाषाएं लिखवा दिया हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ क्लियर, बस, ठीक है, क्लियर है। तो आज के क्लास में कुछ डाउट, आज का क्लास थोड़ा सा रटने टाइप पे है ना, समझने वाला भी था, जितना समझ सकते थे उसको मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। आई होप आप लोग को समझ आया भी होगा पूरा, है ना, क्लियर। कल जो रहेगा ना क्लास, उसमें एकदम कॉन्सेप्चुअल रहेगा, है ना, उसमें आपको समझना पड़ेगा
चीज़ें बहुत सारी रटनी भी है और समझनी भी है। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आई होप करता हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा। जितना पढ़ा है उसको कल पढ़ के आना, ठीक है। कल और इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कल के क्लास में थोड़ा मज़ा आएगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग रहेगा कल का। ठीक है, चलिए फिर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।